जब ऑथर 23 साल की थी तो उनकी मदर की ब्रेन एनेरिज्म से डेथ हो जाती है और उसके एक दिन पहले ही ऑथर अपनी मदर के साथ बास्केटबॉल टूर्नामेंट देखने गई थी। जब दोनों ही बहुत खुश थे, आपस में बात कर रहे थे और उनकी माँ बहुत इंजॉय कर रही थी और उसके अगले दिन ही उनकी डेथ हो जाती है, जिससे ऑथर को बहुत दुख होता है। वो तो उनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। वो जॉब से कुछ महीने की छुट्टी ले लेती हैं ताकि वो इस सिचुएशन से खुद को हील कर पाएँ। वो अपना ज़्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती हैं। वो अपने हस्बैंड के साथ अलग अलग जगह घूमने जाती हैं ताकि वो इस सिचुएशन से उभर पाएँ। और वो इस इंसिडेंट से हील कर ही रही थी कि उनके हस्बैंड लिंकन की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, जिससे ऑथर की कंडीशन बहुत ही बुरी हो जाती है क्योंकि अब उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उनको अपनी जॉब रिजॉइन करनी पड़ी। तो ऐसी सिचुएशन में ऑथर बहुत सी ऐसी बातें लिखती हैं जो करने से उनकी सिचुएशन और भी बुरी हो जाती थी। और ऑथर वो 13 चीज़ें बताती हैं जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते, और इन्हीं चीज़ों को ना करके वो ईजिली इस सिचुएशन से उभर पाई और फिर उन्होंने अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड की और करियर सक्सेस भी अचीव की। अब बहुत लोग बोलेंगे कि इससे क्या मतलब, क्या नहीं करना है, सीधे ये जानना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं करना, क्योंकि आप अपनी बुरी आदतों के जितने ही अच्छे हो सकते हैं। जैसे अगर आपको फिट रहना है और आप डेली सुबह उठ के एक्सरसाइज करें बट उसके बाद पेट भर के बर्गर खा लें, तो एक्सरसाइज करने के बाद भी आप अनहेल्दी ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट थिंग से जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते, जो कि है दे डोंट फील सॉरी अबाउट देमसेल्फ। एक बस एक्सीडेंट में जैक के दोनों लेग्स ब्रेक हो जाते हैं, जिसके बाद जैक की मदर हमेशा सबसे बताती रहती हैं कि कैसे इस भयानक एक्सीडेंट में एक स्कूल बस ने जैक के पैरों को ब्रेक कर दिया और वो जैक को नहीं बचा पाई। इवन वो जैक को भी बताती हैं कि वो कभी भी अब दूसरे बच्चों की तरह दौड़ और खेल नहीं सकता। डॉक्टर जैक की मदर को बताते हैं कि जैक अब व्हील चेयर पर स्कूल जा सकता है, जिसके लिए थोड़ी सी कुछ और अरेंजमेंट करानी पड़ेगी। बट जैक की मदर उसके स्कूल जाने से मना कर देती हैं और बोलती हैं कि वो अब घर पे ही पढ़ेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो दूसरे बच्चों को खेलता हुआ और दौड़ता हुआ देखेगा तो उसे बुरा लगेगा। और इन सारी बातों को सुनकर जैक भी सैड और सॉरी फील करने लगता है। जहाँ पहले वो मॉर्निंग में अपने सारे काम खत्म करके इवनिंग में टीवी देखता था और वीडियो गेम खेलता था, अब वो हमेशा दुखी होकर साइड में बैठा रहता है, जिससे उसकी कंडीशन और भी बिगड़ती जा रही थी। जिसपे उसके पेरेंट्स थेरेपिस्ट को बुलाते हैं और थेरेपिस्ट के आने के बाद ही जैक की मदर उनसे बताती हैं कि जैक इतने दिनों से कितना दुखी था और बाकी सारी चीज़ें। जिस पर उनकी बातों को कट करते हुए थेरेपिस्ट जैक से बोलती हैं कि मुझे बताओ तुमने बस को कैसे हराया, कैसे तुमने बस के साथ फाइट किया और सर्वाइव भी किया। जिस पर इतने टाइम बाद जैक के फेस पे स्माइल आती है और वो कुछ वीक में थेरेपिस्ट के साथ मिलकर एक बुक भी लिखता है कि कैसे उसने बस को हराया। और फिर थेरेपिस्ट जैक की मदर को समझाती हैं कि वो जैक के लिए सॉरी ना फील करें और ना ही उसे सॉरी फील करने दें, और उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अब उसे स्कूल जाना चाहिए ताकि वो दूसरे बच्चों से मिलकर अच्छा फील करें। जिस पे उनकी मदर टीचर से बात करती हैं कि वो जैक को एक मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बच्चे की तरह ट्रीट करें, और वो टीचर से क्लास में बुक सुनाने के लिए भी बोलती हैं, जिससे बाकी बच्चों को पता चले कि जैक ने कैसे बहादुरी से ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया। हमारे साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो हम उस सिचुएशन को हैंडल करने की जगह पिटी पार्टी सेलिब्रेट करने लगते हैं, जिससे सिचुएशन अच्छी होने की जगह पे और भी बुरी होने लगती है। जब हम सॉरी फील करते हैं तो रियलिटी देखने की जगह पर सिर्फ उसे देखते हैं जो हमने खो दिया, उसे देखने की जगह कि हमारे पास क्या बचा। जैसे अगर दो कार टकराती हैं तो फर्स्ट पर्सन कार से निकल के बोलता है कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, और दूसरा पर्सन निकलता है और बोलता है कि हम कितने लकी हैं जो हमें कुछ नहीं हुआ। इसलिए जब भी आप सॉरी फील करें तो निगेटिव थॉट की जगह रियलिटी देखें, और अगर आप ऐसी सिचुएशन में किसी की हेल्प करते हैं तो उससे भी आपको सॉरी फील नहीं होगा। सेकेंड थिंग है दे डोंट गिव अवे देयर पावर। अगर आपको एक ऐसे रूम में रखा जाए जहाँ आपको बताया जाए कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना, तो इससे आप पावरलेस फील करेंगे, क्योंकि आपको एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बट अगर कोई दूसरा आपके माइंड और इमोशन को कंट्रोल करे, यानी वो डिसाइड करे कि कब आपको गुस्सा करना है और कब खुश रहना है, तो ये सिचुएशन ज़्यादा बेकार है। इसलिए जब भी हम दूसरों की बातों पे गुस्सा करते हैं, या हम उनसे बात करते हैं जिनसे बात करना नहीं चाहते, या हम दूसरों के सभी कामों पे हाँ बोलते हैं, तो हम उन्हें अपनी पावर दे रहे हैं। इसलिए अगर आप दूसरों को उतना टाइम और एनर्जी दे रहे हैं जितना वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं, तो ये आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको किसे अपना कितना टाइम और एनर्जी देना है। ऑथर बताते हैं कि कैसे उनकी फ्रेंड हमेशा दूसरे के कामों को करने के लिए तैयार हो जाती थी, चाहे वो जितना बिजी हों। वो वीक में कई बार अपनी बहन के बच्चों को देखने जाती थी ताकि उनके बेबी सिटर के पैसे बच जाएं, जिससे वो अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी। तो ऑथर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि जब भी कोई उनसे काम बोले जो उन्हें नहीं करना है तो सीधे उनसे मना कर दें, जिस पर उनसे बोलती हैं कि इससे लोग मुझे घमंडी
और बुरी वुमेन समझेंगे। जिस पर ऑथर ने समझाती हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो उनका खुद की फैमिली के साथ ही रिलेशन बेकार होगा। जिस पर उनकी बात मान जाती हैं और फिर जब वो 1-2 बार लोगों से उनका काम करने के लिए मना करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा करना इतना भी कठिन नहीं था और कोई भी उन्हें बुरा और घमंडी सिर्फ इसलिए नहीं समझता था कि उन्होंने उनका काम करने से मना कर दिया था। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपको लेनी चाहिए कि आपको अपना टाइम और एनर्जी कहाँ लगाना है। थर्ड, दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कैन नॉट कंट्रोल। हम हर चीज़ें कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अगर आप उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप उन चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहेंगे जिन्हें आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो इससे सिर्फ आपको एंजाइटी होगी। शुरुआत में तो आपको थोड़ा सा अच्छा लग सकता है ये देख के कि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उन चीज़ों को भी अपना टाइम और एनर्जी देंगे जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप उन चीज़ों को भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते थे। इसलिए डिफाइन करें कि क्या आप सच में कंट्रोल कर सकते हैं और क्या आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़्यादातर सिचुएशन में जो 2 चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है आपका बिहेवियर, यानी आपको कैसे रिएक्ट और रिस्पॉन्स करना है, और आपका एटीट्यूड, यानी आपको सिचुएशन को कैसे देखना है। टेरी फॉक्स 18 साल के थे जब उन्हें पता चलता है कि उनके पैर की बोन में एक ट्यूमर है और डॉक्टर उनसे बताते हैं कि ऐसे कैंसर में बचने के चांसेस सिर्फ 15% होते हैं, बट पिछले 2 साल की अच्छी ट्रीटमेंट की वजह से उनके बचने के चांसेस 50% हैं। फॉक्स अपने 16 मंथ की थेरेपी के टाइम पे दूसरे कैंसर पेशेंट से भी मिलते हैं जो मरने वाले थे, और जैसे उनका ट्रीटमेंट ख़त्म होता है वो कैंसर की एडवांस रिसर्च के लिए फंड कलेक्ट करने का डिसाइड करते हैं और वो काफ़ी मेहनत के बाद $1 मिलियन की चैरिटी कंप्लीट करते हैं, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो टोटल $23 मिलियन की चैरिटी कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए वो डेली 26 मील्स चल के कई लोगों से मिलते हैं, कई जगह पे स्पीच देते हैं ताकि वो और लोगों को इंस्पायर कर सकें उनके इस काम में ज्वाइन होने के लिए। और फिर उनको एक दिन चेस्ट में हाई पेन फील होता है जिससे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनका कैंसर वापस आ गया है और 1981 में उनकी डेथ हो जाती है। बट उससे पहले उन्होंने लगातार 143 डेज तक काम करके $10 मिलियन की चैरिटी कंप्लीट की थी और ये डोनेशन उसके बाद भी कंटिन्यू रही और कुछ ही मंथ्स में पूरी $23 मिलियन की चैरिटी कंप्लीट हुई। कैंसर जैसी सिचुएशन में भी फॉक्स ने समझा कि वो क्या चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। वे लोगों को कैंसर होने से नहीं रोक सकते और ना ही वो कैंसर को अपनी बॉडी में फैलने से रोक सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में भी दुखी होने की जगह पर उन्होंने लोगों को एक पर्पस दिया जो उनके बाद भी कंटिन्यू रहा, जिसमें बाद में कई कंट्री से लोग ज्वाइन हुए और कुछ सालों में ही डोनेशन $23 मिलियन से $650 मिलियन तक रेज हुई। फोर्थ, दे डोंट फियर एलोन टाइम। वेनेसा एक रियल एस्टेट एजेंट थी और उन्हें अपना काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो दिन भर बिजी रहती थी, इवनिंग में लोगों से मिलती थी और नाइट में फ्रेंड्स के साथ डिनर करती थी। बट जब भी वो सोने जाती थी तो उन्हें हमेशा एक प्रॉब्लम रहती थी कि उनके माइंड में हमेशा थॉट्स आते रहते थे। उन्हें हमेशा अगले दिन की चिंता रहती थी। इवन कभी कभी जो 2 से 3 घंटे तक वो सिर्फ सोचती ही रहती थी। जिससे ऑथर उनसे बोलती हैं कि वो कितना टाइम खुद के साथ स्पेंड करती हैं, जिस पर वेनेसा उनसे बोलती हैं कि वो थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। जिस पर ऑथर बोलती हैं कि शायद उनके माइंड में रात में इसलिए थॉट्स आते हैं क्योंकि दिन में खुद को थोड़ा सा भी टाइम नहीं देती। जिस पर वेनेसा बोलती हैं कि ये प्रॉब्लम उन्हें मॉर्निंग में भी रहती। फिर ऑथर ने बहुत सी चीज़ें सजेस्ट करती हैं जो अकेले रहकर ट्राई कर सकती हैं, जिस पर वेनेसा जर्नलिंग और मेडिटेशन करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जिस पर कुछ वीक के जर्नलिंग और मेडिटेशन के बाद वो बताती हैं कि कैसे उन्हें जल्दी नींद आ जाती है और इससे अब उन्हें अगले दिन की टेंशन भी नहीं रहती और इससे अब उन्हें अकेलापन भी फील नहीं होता। इसलिए आपको भी थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करना चाहिए। इसमें आप अपने थॉट्स को देख सकते हैं, अपने गोल्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर गोल सेट कर सकते हैं या जर्नलिंग और मेडिटेशन कर सकते हैं। फिफ्थ, टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। हमने कई बार सुना है कि अगर सक्सेसफुल होना है तो रिस्क लो, बट अगर आप बिना सोचे समझे किसी स्टार्टअप को स्टार्ट कर देंगे तो आपकी फेल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इससे अच्छा है कि आप कोई सेफ जॉब करें। जब भी कोई रिस्क लेने की बात करता है तो उसका मतलब होता है कैलकुलेटेड रिस्क। जैसे स्टॉक मार्केट में सभी लोग रिस्क लेते हैं, बट एक स्टूपिड इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिसके बारे में उसे थोड़ा सा भी नहीं पता, बट एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिसके बारे में उसे पूरा नॉलेज होता है। और हम नॉर्मल चीज़ों को भी रिस्की बोलते हैं क्योंकि हम लॉजिक की जगह पर इमोशन से सोचते हैं। जैसे कई लोग प्लेन में ट्रेवल नहीं करते और वो कार में ट्रेवल करना पसंद करते हैं क्योंकि वो प्लेन को ज़्यादा रिस्की मानते हैं। वो प्लेन को रिस्की मानते हैं क्योंकि उन्होंने प्लेन क्रैश की बहुत सी न्यूज़ और मूवीज़ देखी हैं, जिसकी वजह से वो इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं। बट अगर लॉजिक की बात करें तो किसी की कार में मरने की चांसेस 5000 में 1 है, बल्कि प्लेन में मरने की चांसेस 11 मिलियन में 1 है।
तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू इस बुक से। अगर आपको बाकी की बची 8 थिंग्स जानना है जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।